हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फंटास्टिक होंगे। मैं सिर्फ राकेश राज बर्नवाल, योर बायोलॉजी एजुकेटर। मेरे दोस्तों, अभी तक हम हमारे ए टू जेड सिस्टम के बारे में बात कर चुके हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ओके, इतना सब चीज और स्केलेटल सिस्टम के बारे में इतना सब चीज हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। और उसी में आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम का ही एक पार्ट देखेंगे, जो कि बहुत ही दमदार पार्ट है अपने आप में। हम सब लोग उससे बहुत ही अच्छे तरीके से वाकिफ हैं और उसके बारे में जानकारी होना हमें, संपूर्ण जानकारी उसके बारे में होना हमें जरूर आवश्यक है। ओके, इसीलिए उसके बारे में जानकारी हमारे को तो होनी ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे बॉडी का पार्ट है और बॉडी का भी पार्ट में दमदार पार्ट है, जो हमेशा मैं इसका बात करता हूं। हर हमेशा हम लोग इसके बारे में बात करते रहते हैं, जो कि मेरा टॉपिक आज का है मेरे दोस्त, बहुत ही दमदार टॉपिक है। वो जरा देखिए क्या टॉपिक है। ब्लड, यस, खून जिसे कहते हैं हम। खून कर दूंगा तुम्हारा। यहाँ खून करना नहीं, खून के बारे में पढ़ना है कि आखिर हमारा खून कैसा होता है और क्या क्या ये काम करता है हमारे बॉडी में। यस, हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसका आखिर काम क्या है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ सर्कुलेटरी सिस्टम में कि हमारे बॉडी में ब्लड का काम क्या है। मेन काम इसका कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका काम है ट्रांसपोर्टेशन। इसीलिए हम इसको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में पढ़ते हैं, ब्लड। ओके, इसीलिए हम इसको अच्छे से विस्तार में बात करेंगे कि हमारा ब्लड के बारे में, इसका कंपोजिशन के बारे में, और ये ब्लड हमें लिए क्या क्या बॉडी में करता है, एवरीथिंग। ओके, ओके दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं ब्लड के बारे में। दोस्तों, ये ब्लड जो है आखिर ये क्या है, इसके बारे में एवरीथिंग जानेंगे। दोस्तों, ये ब्लड जो है हमारा क्या है, स्पेशल स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या है, जैसे सेल होता है वैसे ये क्या है, ब्लड एक टिश्यू फ्लूइड है। ठीक है, फ्लूइड इसको बोल सकते हैं। वो भी कौन सा टिश्यू है मेरे दोस्त, तो कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारे बॉडी के हर एक पार्ट्स को कनेक्ट करता है, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। और साथ में ये स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब यह स्पेशल काम करता है ना मेरे दोस्त। ये बॉडी का, हमारे बॉडी में हर एक सेल टिश्यू को न्यूट्रिएंट पहुंचाता है। वहां से सेल टिश्यू से जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है उसको ब्लड में लेके दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करता है। और साथ में मेरे दोस्त यहाँ तक कि रिस्पिरेटरी गैसेस को, O2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है और इसे जहां पे इसको पहुंचाना होता है वहां पहुंचाता है। तो इतना काम करता है, तो स्पेशल काम करता है। तो स्पेशल बोलेंगे ना भाई मेरे, स्पेशल है ये, एरो गैरो नथु खेरू है। तो ये हमारा बॉडी का क्या है, ये स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, जो कि इसका अब कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं कि आखिर हमारे ब्लड में होता क्या क्या है, तो वही चीज जानते हैं। इसका कंपोजिशन के बारे में हम बात कर ले पहले। इसका कंपोजिशन के बारे में बात कर ले दोस्त। इसका कंपोजिशन जो होता है मेरे दोस्त, वो होता है क्या जानते हैं, कंपोजिशन का बात कर रहा हूँ दोस्त, ब्लड का कंपोजिशन, कि आखिर ब्लड में होता क्या क्या है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त, ब्लड में जो आता है कोई और नहीं, ये है क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा होता है। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। दूसरा क्या होता है मेरे दोस्त, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। कहने का मतलब कि इसमें एलिमेंट्स के रूप में एक फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। वो क्या क्या होते हैं, एवरीथिंग जानेंगे। सबसे पहले हम प्लाज्मा को डिस्कस करते हैं कि आखिर ये प्लाज्मा है क्या। तो प्लाज्मा मेरे दोस्त जो होता है वो क्या होता है, ये कुछ नहीं, एक विस्कस फ्लूइड है। ये हमारा ब्लड जो फ्लूइड ही ना होता है, तो ये क्या है, इसी की वजह से ये विस्कस फ्लूइड होता है। ये प्लाज्मा के बारे में बात कर रहे हैं कि ये क्या है, ये विस्कस फ्लूइड है। ये विस्कस फ्लूइड है। ओके, जो कि इसका कलर कैसा होता है मेरे दोस्त, तो ये होता है स्ट्रॉ कलर का, स्ट्रॉ कलर का। ठीक है, स्ट्रॉ कलर का होता है और ये
विस्कस फ्लूइड होता है। कौन? हमारा प्लाज्मा। ठीक है। और ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स, और ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स में जैसे कि आता है, क्या क्या जानते हैं इस फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या आता है? चलिए यहाँ पर चर्चा अच्छा से कर लेते हैं कि ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या आता है। मेरे दोस्त सबसे पहले आता है कौन? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट मतलब जितने भी हमारे ब्लड में सेल, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सब ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आते हैं। अच्छे से बताऊंगा, आप अच्छे से समझिएगा। दूसरा बात, अगर इरिथ्रोसाइट के बाद कौन आता है मेरे दोस्त? तो लीकोसाइट आता है। ठीक है। दूसरा कौन आता है मेरे दोस्त? लीकोसाइट आता है। ठीक है। और तीसरा जो आता है मेरे दोस्त वो थ्रम्बोसाइट होता है। वो कौन होता है? थ्रम्बोसाइट। अब मेरे दोस्त ये पहली बार नाम शायद सुन रहे हो आगे होगे कि सर ब्लड में तो मैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का नाम सुना था, ये आप क्या बता रहे हो? इरिथ्रोसाइट होता है, ल्यूकोसाइट होता है, थ्रम्बोसाइट होता है। मेरे दोस्त 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 गौर से जरा सुनिएगा। इरिथ्रोसाइट को ही हम आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, या रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी बोल सकते हो। ल्यूकोसाइट को ही हम क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स या कॉर्पसल्स जो कह लो। और थ्रम्बोसाइट को ही मेरे दोस्त प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स कहते हैं। ठीक है दोस्त, इतना मेरे दोस्त क्लियर? ये प्लेटलेट्स है, आर नहीं है। ओके, पी है ये। ठीक है, प्लेट्स। ठीक है, इतना मेरे दोस्त क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। ये जो हमारा प्लाज्मा है स्ट्रोक ब्लड का होता है और ये विस्कस फ्लूइड होता है। तो विस्कस फ्लूइड होता है इसका मतलब इसमें वाटर भी होगा। यस मेरे दोस्त, इसमें वाटर है। वाटर कितना है जानते हैं आप? वाटर कितना इसमें होता है? वाटर इसमें मेरे दोस्त 90 से 92% क्या होता है? वाटर होता है। तभी तो हमारा ब्लड जो वाटरी मतलब फ्लो होता है ना, पानी ही जिसमें से 90 से 92% क्या होता है? वाटर होता है। इतना क्लियर है? और साथ में मेरे दोस्त इस प्लाज्मा में सिर्फ वाटर ही होता है क्या? नहीं, 6 से 8% मेरे दोस्त, 6 से 8% क्या होता है मेरे दोस्त? प्रोटीन होता है। यस, प्रोटीन होता है। जी हाँ, जो हमारे ब्लड में प्रोटीन, हेल्पफुल प्रोटीन रहता है, वो प्रोटीन भी रहता है 6 to 8%। साथ में इतना ही नहीं, साथ में मेरे दोस्त कुछ अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स भी होता है। जैसे कि आप सोडियम का बात जैसे कर लूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं मिनरल्स लाइक, डायरेक्ट ऐसे बात कर लेता हूँ, मिनरल्स लाइक, सॉरी, यहाँ पर मैं एक अच्छे से लिख ही देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए। जैसे कि यहाँ पे सोडियम प्लस जो होता है मेरे दोस्त, कैल्शियम प्लस, क्लोरीन क्लोराइड, कैल्शियम +2, Mg+2, और साथ में कौन होता है? बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये मेरे दोस्त क्या है? मिनरल्स है, जो कि स्मॉल अमाउंट में होता है, वेरी स्मॉल अमाउंट में होता है ये, स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, और साथ में मेरे दोस्त इस प्लाज्मा के अंदर और क्या क्या होता है? तो मेरे दोस्त फूड का जो एब्जॉर्ब फॉर्म जो होता है, जैसे कि ग्लूकोज, ग्लूकोज जैसे कि हो गया कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्बेबल फॉर्म है ग्लूकोज। एमिनो एसिड हो गया प्रोटीन का, है। प्रोटीन जो हम खाते हैं वो बाद में एमिनो एसिड में बनता है, तभी तो वो हमारे ब्लड में जाता है, फिर सेल टिश्यू के पास पहुंचता है। फिर साथ में फैट अगर हम खाते हैं तो वो क्या आ गया? लिपिड्स। ये सब क्या होता है? ये भी मौजूद होता है, लेकिन ये ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड्स भी प्रेजेंट रहता है। इतना मेरे दोस्त क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे दोस्त एक बारे में बात करें, ये भी स्मॉल होता है, प्रेजेंट होता है ये भी। ठीक है, प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में। अब मेरे दोस्त प्रोटीन के बारे में थोड़ा बहुत हम जिक्र कर लेते हैं कि आखिर ये प्रोटीन जो होता है कितने तरह का प्रोटीन होता है। तो मेरे दोस्त प्रोटीन जो होता है यहाँ पे 3 तरह के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। यस, प्रोटीन जो होता है मेरे दोस्त 3 तरह के प्रोटीन प्रेजेंट हैं हमारे प्लाज्मा में। सबसे पहले फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। ठीक है, फाइब्रिनोजन। दूसरा जो है मेरे दोस्त ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन प्रोटीन। और तीसरा जो है मेरे दोस्त, तीसरा कौन प्रेजेंट है? एल्बुमिन, एल्बुमिन। आखिर
इस तीनों का क्या काम है, हमारे ब्लड में जो ये प्रोटीन के रूप में प्रेजेंट है, आखिर इसका क्या काम है वो भी हम देख ही लेते हैं। तो मेरे दोस्त, फाइब्रिनोजेन जो है ये क्या करता है, क्लॉटिंग, हमारा ब्लड कोगुलेट करता है, क्लॉट करता है ना, तो उस ब्लड को कोगुलेट करने में कौन हेल्प करता है, यही फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। ये प्रोटीन फाइब्रिनोजेन क्या होता है, हमारे प्लाज्मा में ब्लड में प्रेजेंट रहता है, जिस वजह से हमारा कहीं कट लग जाता है या कहीं कुछ हो जाता है तो ब्लड निकलता है, और फिर थोड़ी देर के बाद क्या होता है, वो कोगुलेट हो जाता है, क्लॉट हो जाता है, ताकि हमारे बॉडी से ब्लड का लॉस ना हो। ये हमारा सेल्फ बॉडी मैकेनिज्म है, ठीक है। हमारा बॉडी अपने आप को ही पहले तरह से अथी कर लेता है। वो फाइब्रिनोजेन क्या करता है, ये क्लॉटिंग, हेल्प इन क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है मेरे दोस्त। ये हो गया आपका फाइब्रिनोजेन का काम। ना मेरे दोस्त, ये ग्लोबुलिन का काम क्या है, ये मेरे दोस्त ग्लोबुलिन जो होता है ये भी क्या है, प्रोटीन है। और ये कैसा प्रोटीन है, तो ये मेरे दोस्त डिफेंस मैकेनिज्म, जैसे कि एंटीबॉडी, अगर कोई पैथोजन हमारे बॉडी में इंटर करता है, पैथोजन किसको कहते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, मतलब जो हमारे शरीर में बीमारी कॉज करता है, जो माइक्रोब्स या बैक्टीरिया या फंगी जो भी हमारे बॉडी में आते हैं, वो अगर डिजीज कॉज कर रहा है तो उसको हम पैथोजन बोलते हैं। उस पैथोजन को क्या करता है, यही ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म, उसको किल करता है। डिफेंस मैकेनिज्म के लिए ये यूजफुल है, ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या है, करता है ये डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, ठीक है, तो पैथोजन को किल कर देता है। डिफेंस ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या होता है, फॉर डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। और तीसरा मेरे पार्ट है एल्बुमिन, ये क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस करता है हमारे बॉडी में। ऑस्मोटिक बैलेंस कहने का मतलब, सर हम पहले ही आपको बात किए थे एक वक्त में एक्सक्रेटरी सिस्टम में, कि हमारा बॉडी में थोड़ा स्मॉल अमाउंट में यूरिया चाहिए ही चाहिए, जबकि यूरिया हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा चाहिए। क्यों चाहिए, यही ऑस्मोलरिटी बैलेंस के लिए, जो यूरिया भी वहां चाहिए, यहाँ एल्बुमिन प्रोटीन भी चाहिए, क्या हमारे बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन जो होता है एक्सक्रेटरी वेस्ट सबका, वो सब क्या होता है, उस सबका बैलेंस चाहिए, उसके लिए भी ये प्रोटीन हमारे ऑलरेडी ब्लड में मौजूद है, ठीक है। ये तो आपका हो गया इतना बड़ी बात, ठीक है। अब मेरे दोस्त एक बात बताता हूँ कि ये जो हमारे ब्लड है, ठीक है, ब्लड में आपको ये तो दिख गया कि भाई इतना परसेंट वाटर होता है, इतना परसेंट प्रोटीन होता है, इतना परसेंट मिनरल होता है, या इतना ये सब प्रेजेंट होता है। लेकिन मेरे दोस्त, ब्लड में अगर ब्लड का बात करें तो प्लाज्मा कितना परसेंट होता है, तो प्लाज्मा मेरे दोस्त ये 55% होता है ब्लड में, मतलब ब्लड का 55% पोर्शन क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और 45% जो होता है मेरे दोस्त फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है, जो कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स उसमें मौजूद होता है, ठीक है। अब मेरे दोस्त, हम जो कि अगर बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे, आरबीसी के बारे में बात करेंगे, डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करेंगे, प्लेटलेट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इतना अगर क्लियर है तो बोलो आगे हम बढ़ें, इतना अगर क्लियर है तो बोलो आगे बढ़ें। एक बात और दोस्त, एक बात और बताता हूं कि कोगुलेशन ऑफ ब्लड में ये तो फाइब्रिनोजेन हेल्प करता ही है, साथ में ये जो आप कैल्शियम आयन जो देख रहे हो स्मॉल अमाउंट में ही मौजूद होता है हमारे प्लाज्मा में, ये भी क्या करता है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो मेरे दोस्त, अगर हम ऐसे बात करूं, क्या बात करूं कि अगर मेरे दोस्त प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर जैसे कि फाइब्रिनोजेन और कैल्शियम आयन हटा दो तो क्या बनेगा, क्लॉटिंग फैक्टर्स अगर हटा दो तो वो प्लाज्मा क्या कहलाएगा, सीरम। इसका मतलब क्या है, प्लाज्मा कोगुलेट कर सकता है मेरे दोस्त, क्यों, क्योंकि इसमें क्लॉटिंग फैक्टर है, तो ये कोगुलेशन कर सकता है, लेकिन सीरम कोगुलेट नहीं करेगा, क्यों, क्लॉटिंग फैक्टर, कोगुलेशन फैक्टर तो हम निकाल चुके हैं। अब वो क्लॉटिंग फैक्टर्स है क्या, कौन कौन है, एक है ये फाइब्रिनोजेन, एक है क्या, फाइब्रिनोजेन, और साथ में कैल्शियम आयन है, कैल्शियम आयन। इसका मतलब ये कभी भी कोगुलेट, सीरम जो है कोगुलेट नहीं करेगा, और ये कोगुलेट करेगा क्योंकि प्लाज्मा में क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर होता है, ये कोगुलेट करेगा। डिफरेंस समझ में आया, प्लाज्मा कोगुलेट करेगा, क्यों, क्योंकि इसमें क्लॉटिंग फैक्टर ऑलरेडी है,
कैल्शियम आयन भी है, लेकिन सीरम कोगुलेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें से क्लॉटिंग फैक्टर जिसका काम है कोगुलेशन करना वही हट गया है, तो मैं क्या ही कोगुलेट करेगा, तो ये कोगुलेट नहीं करेगा, सीरम उसको बोलते हैं। ठीक है मेरे दोस्त 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 दोस्त, इतना बात क्लियर है। अब मैं एक बात बता देता हूं, इसका मेन जो अगर काम है ब्लड का तो क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। अगर कोई पूछे इसका मेन काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ किस किस का? न्यूट्रिएंट का, जैसे कि ग्लूकोज हुआ, एमिनो एसिड हुआ, लिपिड्स हुआ, न्यूट्रिएंट का, साथ में गैसेस का, रिस्पिरेटरी गैसेस का, रिस्पिरेटरी गैसेस का है, रिस्पिरेटरी गैसेस का, और साथ में क्या बोला था? एक्सक्रेटरी वेस्ट का। एक्सक्रेटरी वेस्ट का भी ये क्या करता है, जैसे कि CO2 हो गया, यूरिया सब हो गया, इस सब का क्या करता है? ये ब्लड ही ट्रांसपोर्टेशन हमारे सेल टू टिश्यू तक पहुंचता है। ठीक है, इसी के थ्रू। अब मेरे दोस्त हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट के बारे में। धर 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 कर करके आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए मेरे दोस्त, अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? आवर ल्यूकोसाइट के बारे में, और आवर इरिथ्रोसाइट के बारे में। सॉरी, इरिथ्रोसाइट के बारे में हम सबसे पहले RBC के बारे में बात करेंगे। इरिथ्रोसाइट लिख चुके हैं। ये क्या होता है भाई? रेड ब्लड सेल कहो या कॉर्पसल्स कहो। ठीक है, RBC या WBA, इरिथ्रोसाइट जो कहना है कह लो। अब मेरे दोस्त ये RBC रेड क्यों होता है पता है? हाँ, एक प्रोटीन की वजह से ही ये रेड होता है। कौन सा प्रोटीन मेरे दोस्त? इसमें एक प्रोटीन होता है, कौन सा? हीमोग्लोबिन। नाम तो सुने होंगे, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है मेरे दोस्त, वो क्या है? एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जो कि रेड कलर का होता है, रेड कलर का होता है, और साथ में क्या होता है इसमें प्रेजेंट? आयरन, आयरन प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट होता है। ठीक है, आयरन, इसलिए आप अक्सर कई बार सुने होइएगा कि यार खून में आयरन की कमी है। खून में क्या है? आयरन की कमी है, मतलब यही हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की कमी है। समझ में आया? क्योंकि यही आयरन कहाँ मौजूद होता है? हीमोग्लोबिन में। अगर कोई बोले कि खून में आयरन की कमी है, इसका मतलब हीमोग्लोबिन की कमी है, और हीमोग्लोबिन ही है जो कि क्या करता है? हमारा RBC जो है, जो कि क्या करता है? ये हमारे रिस्पिरेटरी गैसेस को क्या करता है? हीमोग्लोबिन का ही मेन काम अगर कोई पूछे, यही रिस्पिरेटरी गैसेस को ही क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। ये हीमोग्लोबिन ही है जो RBC में, इसका काम ही है क्या? हमारे रिस्पिरेटरी गैसेस को, न्यूट्रिएंट सब की बात छोड़ो, ये रिस्पिरेटरी गैसेस का बात कर रहा है, यही मेन होता है। ठीक है, इसलिए और आप रिस्पिरेटरी सिस्टम में हीमोग्लोबिन के बारे में अच्छे से पढ़े होइएगा या नहीं पढ़े होइएगा। ये हमारे O2 को, CO2 को, दोनों को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो उतना हम यहाँ नहीं पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर सिर्फ हम कैरेक्टरिस्टिक बात करने वाले हैं RBC के बारे में, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। समझ में आया? क्या होता है? Fe। ठीक है, आयरन प्रेजेंट होता है जो कि रेड कलर का होता है, जिस वजह से इसको RBC, रेड ब्लड सेल्स, इसी के वजह से ही नाम दिया गया रेड ब्लड सेल्स। क्यों? क्योंकि हमारा हीमोग्लोबिन कैसा होता है? रेड कलर का होता है, और ये क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। इतना मेरे दोस्त क्लियर? चलिए अब मेरे दोस्त कुछ बात मैं बहुत ही यूनिक बात बताने वाला हूँ मेरे दोस्त। ये जो RBC जो है मेरे दोस्त क्या करता है? सबसे पहले इस हीमोग्लोबिन के बारे में एक बात और लिख लीजिए। हीमोग्लोबिन के बारे में क्या बात भाई? ये क्या करता है? एक्सचेंज, रिस्पिरेटरी गैसेस को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, रिस्पिरेटरी गैसेस को, रिस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, अब चाहे वो O2 हो चाहे CO2 हो। ठीक है, इसी का काम है हीमोग्लोबिन का। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। इतना मेरे दोस्त क्लियर है? अब मेरे दोस्त थोड़ा बहुत इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। क्या कि ये जो RBC है मेरे दोस्त, वो हमारे बॉडी में कितना होता है जानते हैं? बाप रे, नाम सुनोगे तो कांप जाओगे, कांप जाओगे। कितना होता है? बहुत ही होता है यार, 50 लाख से 55 लाख तक ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है।
समझ में आ गया। चलो, कितना होता है इसका नंबर? 5 मिलियन से लेके 5.5 मिलियन नंबर होता है इसका। mm, ये वॉल्यूम का बात कर रहा है, ऑफ ब्लड। ठीक है, क्लियर है मेरे दोस्त? मतलब 5 मिलियन मतलब कहने का मतलब है 50 से 55 लाख आरबीसी होता है हमारे ब्लड में। समझ में आया? इतना लाख होता है। और ये गए मेरे दोस्त, ये तो आरबीसी का बात, ये तो बात समझ गए कि ठीक है इतना नंबर में, लेकिन आखिर ये बनता कहाँ से है? यह हमारे बॉडी में प्रोड्यूस कहाँ से होता है? अपने आप तो बनता नहीं होगा, कोई बनाता होगा, प्रोड्यूस करता होगा। हाँ, तो प्रोड्यूस इसको कौन करता है मेरे दोस्त? इसको प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस फ्रॉम रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो इसको प्रोड्यूस करता है, रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो से ये क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। ठीक है, प्रोड्यूस कहाँ से होता है? रेड बोन मैरो से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इतना मेरे आरबीसी कहाँ से प्रोड्यूस होता है? रेड बोन मैरो से। ठीक है, इतना नंबर होता है ये भी जान गए, और हीमोग्लोबिन होता है ये भी जान गए। अब बचा क्या मेरे दोस्त? इसके बाद बताओ, एक बात और है मेरे दोस्त, इसमें जो है ना न्यूक्लियस नहीं होता है। ये न्यूक्लियस इसमें क्या होता है? नहीं होता है, इसलिए इसको बोला जाता है ई न्यूक्लिएटेड। ई न्यूक्लिएटेड, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ई न्यूक्लिएटेड, मतलब न्यूक्लियस इसमें नहीं होता। अब न्यूक्लियस क्यों नहीं होता, उसके भी पीछे रीजन है। अगर न्यूक्लियस इस आरबीसी के अंदर होगा तो वो क्या करेगा? जगह छेक लेगा, तो फिर ये हमारे गैसेस को, हीमोग्लोबिन जो है, अच्छे से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। इस वजह से न्यूक्लियस को हटा दिया गया। वो एक इवोल्यूशन का ही पार्ट समझ लो। मतलब जिस तरह से नहीं होता है कि हमारे बॉडी में अगर ये स्ट्रक्चर काम का नहीं है तो धीरे धीरे विलुप्त हो गया है, उसके बाद कोई मतलब ही नहीं है उस चीज का। सेम है आरबीसी से में क्या हो गया? न्यूक्लियस हट गया क्योंकि इसका कोई काम है ही नहीं उसमें। ये क्या किया? हीमोग्लोबिन को पूरा पार्ट दे दिया कि भाई तुम पूरा पार्ट ले ले और अच्छी तरह से गैसेस का क्या कर? ट्रांसपोर्ट कर। क्योंकि जगह यहाँ कम पड़ रहा था इसको, इसलिए ये अपना न्यूक्लियस को साइड कर दिया, हटा दिया हमेशा के लिए, और हीमोग्लोबिन को पूरा जगह दे दिया ताकि वो अच्छे से रिस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट कर सके। इतना मेरे दोस्त क्लियर? और साथ में इसका शेप अगर जो होता है मेरे दोस्त, तो कौन क्या? बाय कनकेव शेप होता है। बाय कनकेव शेप होता है आरबीसी का। इतना बात क्लियर? अब मेरे दोस्त, यही एक बीमारी है, एक आप बीमारी सुने होइएगा, सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया किसको कहते हैं आप जानते हैं? एनीमिया उसको कहते हैं जिसके खून में आयरन की कमी हो, उसको हम एनीमिया बोलते हैं। और यहाँ क्या बोल रहे हैं हम? सिकल सेल एनीमिया, मतलब उसका आरबीसी जो होता है सिकल सेल कैसा होता है? सिकल, हंसुआ आकार का हो जाता है। यहाँ इसका शेप कैसा होना चाहिए? नॉर्मल शेप, बाइकनकेव, लेकिन वहां क्या हो जाता है? हंसुआ का शेप में आ जाता है, सिक्कल शेप में आ जाता है, इसलिए उसको वहां पर क्या बोला जाता है? सिक्कल सेल एनीमिया आरबीसी वहां पर, जिसके कारण क्या होता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कम हो जाता है और फिर बॉडी एनीमिया से ग्रसित हो जाता है, इसलिए उसको बोला जाता है सिक्कल सेल एनीमिया। वो आगे हम पढ़ेंगे। फिलहाल इतना बात तो हम जान चुके आरबीसी के बारे में, एवरीथिंग जान चुके हैं। यहाँ रिस्पिरेटरी गैसेस कौन कौन है मेरे दोस्त? O2 एंड CO2। ठीक है, इतना अगर क्लियर है तो बोलो। अरे बोलो भाई, कोई चीज अगर बच गया है तो बोलो। कम्प्लेक्स प्रोटीन एवरीथिंग हम बात कर चुके हैं। और एक मेरे दोस्त, हमारे बॉडी में ये जो हीमोग्लोबिन जो है, इस हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं क्या, कि 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। कितना बात ही ब्लड में जानते हैं? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है कितना ब्लड में जानते हैं? 100 ml ऑफ ब्लड में। अगर हम बॉडी से, अपने बॉडी से 100 ml ऑफ ब्लड निकालते हैं तो उसमें हम हीमोग्लोबिन कितना पाएंगे? 12 से 16 ग्राम पाएंगे हीमोग्लोबिन। ठीक है, इतना मेरे दोस्त क्लियर? और साथ में ये आरबीसी इतना मिलियन तो है मेरे दोस्त, साथ में ये आरबीसी तो एक, हर एक चीज का एक एक्सपायरी डेट होता है। इस आरबीसी का भी एक्सपायरी डेट है, लेकिन कितना दिन का? ये मेरे दोस्त कितना दिन तक जीता है जानते हैं? 120 डेज, मतलब 4 महीना के अप्रोक्स जिंदा होता है, एलाइव होता है। ठीक है, लाइफ स्पैन अगर कोई बात पूछे
120 डेज का होता है लाइफ स्पैन किसका, आरबीसी का, हमारे बॉडी में। उसके बाद क्या होता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है हमारे सेल के थ्रू, ये आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और ये कहाँ पहुंच जाता है, स्प्लीन में। ये स्प्लीन में आफ्टर डिस्ट्रॉयड, आफ्टर आरबीसी डिस्ट्रॉय, ये कहाँ पर पहुंच जाता है, स्प्लीन में, स्प्लीन में, स्प्लीन में। और स्प्लीन को ही क्या कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, मतलब यहाँ पे मरा हुआ आरबीसी प्रेजेंट होता है, ग्रेवयार्ड, जैसे कचरा जिसको कहते हो ना, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी को ही क्या कहा जाता है, स्प्लीन। ठीक है, आफ्टर आरबीसी डिस्ट्रॉयड कहाँ पहुंच जाता है, स्प्लीन में। इतना मेरे दोस्त क्लियर, अरे बोलो, ठीक है? इतना दोस्त क्लियर है? तो ये मेरा आरबीसी इरिथ्रोसाइट के बारे में हम पढ़ चुके एक एक चीज। अब हम बात क्या करने वाले हैं मेरे दोस्त, ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में बात करेंगे। खेल खत्म, पैसा हाजिर। इतना सब कुछ मेरे क्लियर है, एक बार अच्छे से आप देख लीजिए, कहीं कुछ चीज छूटा तो नहीं है। मैं भी चेक कर लेता हूँ कहीं कोई चीज छूटा तो नहीं है, हैं? कहीं कोई चीज छूटा तो नहीं है मेरे दोस्त, एक बार आप जरा देख लो अच्छे से। एक एक चीज मैंने आपको बताने की कोशिश किया हूँ, आप अच्छे से देख लो पूरा तरह से। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप लेना चाहे तो ले लो। ठीक है, चलिए तो हम इसको रब करते हैं और ल्यूकोसाइट स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए मेरे दोस्त, अब हम किसके बारे में बात करेंगे, ल्यूकोसाइट के बारे में। ल्यूकोसाइट क्या था हमारा, दूसरा नंबर पर क्या था, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। इसको हम क्या बोलेंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स या कर्पेसेल्स, बोलो जो कह लो। ठीक है, दोनों ही बोल सकते हैं, कुछ भी गलत नहीं है। इतना मेरे दोस्त क्लियर, डब्ल्यूबीसी के बारे में बात कर रहे हैं। आखिर मेरे दोस्त अगर कोई पूछे हमारा डब्ल्यूबीसी होता कैसा है, तो सबसे पहली बात ये होता है कलरलेस। वैसे तो हम इसको व्हाइट बोले हैं तो व्हाइट कलर का भी बोल सकते हैं, जबकि व्हाइट क्या है, कलर नहीं है मेरे दोस्त, व्हाइट कलर नहीं होता है, उसको हम कलरलेस ही बोलते हैं। ये कैसा होता है मेरे दोस्त, कलरलेस होता है। आखिर ये कलरलेस क्यों होता है, तो मेरे दोस्त मैंने आपको एक बात बताया था कि आरबीसी अगर रेड होता है तो वो हीमोग्लोबिन के वजह से होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जो कि खुद हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है, इस वजह से आरबीसी रेड होता है। यहाँ डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, याद रहे। अगर यहाँ डब्ल्यूबीसी में अगर हीमोग्लोबिन नहीं है, इसी वजह से क्या हो गया, ये कलरलेस हो गया। अगर हीमोग्लोबिन होता तो ये डब्ल्यूबीसी भी क्या होता, रेड होता, लेकिन हीमोग्लोबिन ना होने की वजह से क्या है, ये कलरलेस है। ठीक है, इतना मेरे दोस्त क्लियर है। अगर इसका मतलब ये डब्ल्यूबीसी में अगर हीमोग्लोबिन नहीं है, इसका मतलब यहाँ क्या होगा, रिस्पिरेटरी ऑफ गैसेस का क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। हीमोग्लोबिन है ही नहीं है तो कौन करेगा ट्रांसपोर्टेशन यहाँ, तो फिर ये डब्ल्यूबीसी है क्यों हमारे बॉडी में, इसका एक अलग काम है मेरे दोस्त, उसके बारे में चलिए बात करेंगे। सबसे पहले मेरे दोस्त एक और बात करेंगे, ये न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन डब्ल्यू आरबीसी में था तो वो इन्यूक्लिएटेड था, यहाँ हीमोग्लोबिन नहीं है तो क्या होगा, यहाँ न्यूक्लियस होगा, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस का काम है। क्या काम है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्या काम है। और साथ में मेरे दोस्त ये शॉर्ट लाइव्ड होता है, जैसे कि हम आरबीसी का देखे हैं कितना दिन तक जिंदा रहता है, 120 डेज, मतलब 4 मंथ तक जिंदा रहता है हमारे बॉडी में, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके, तो ये शॉर्ट लाइव्ड होता है, कुछ ही दिन का मेहमान होता है। और ये इसका नंबर कितना होता है, जैसे आरबीसी का हम नंबर बात किए थे कितना, 50 लाख से 55 लाख, तो बस लाख में नहीं होता, हजार भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। देखो जरा, बस इसका नंबर जो होता है मेरे दोस्त 6000 से 8000 MMQ ब्लड होता है। और ब्लड, ये MMQ क्या है, वॉल्यूम को दर्शा रहा है, सेंटीमीटर क्यू को ही लीटर में हम अति करते हैं, उसी तरह ये 6000 से 8000 ही नंबर में होता है, ये इतना ब्लड में। ठीक है, इतना ही नंबर है। तो काम क्या इसका है भाई, तो काम भी A to Z हम चीज देख लेते हैं। सबसे पहले इसके बारे में हम बात करेंगे कि हम डब्ल्यूबीसी को 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड किए हैं, 2 कैटेगरीज में। जैसे कि डब्ल्यूबीसी को जो हम 2 पार्ट में डिवाइडेड किए हैं मेरे दोस्त, एक पार्ट कौन सा है, ग्रेनुलोसाइट, एक पार्ट क्या है, ग्रेनुलोसाइट, और दूसरा क्या पार्ट है मेरे दोस्त, एक ग्रेनुलोसाइट। दूसरा क्या पार्ट है मेरे दोस्त, एक ग्रेनुलोसाइट। दूसरा क्या पार्ट है मेरे दोस्त, एक ग्रेनुलोसाइट। दूसरा क्या है मेरे दोस्त,
ए ग्रेनुलोसाइट, चलिए ए ग्रेनुलोसाइट, ठीक है, क्लियर है। अब मेरे दोस्त ग्रेनुलोसाइट में 3 सेल्स होते हैं, कौन कौन होते हैं उसके बारे में मैं बता देता हूं। जैसे कि सबसे पहले अगर कोई होता है तो वो होता है, क्या जानते हैं, वो होता है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल, यस, आप तो मेरे दोस्त न्यूट्रोफिल, ठीक है। दूसरा होता है इयोसिनोफिल। दूसरा क्या होता है मेरे दोस्त, इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल। और तीसरा क्या होता है मेरे दोस्त, बेसोफिल। तीसरा क्या होता है, बेसोफिल, ठीक है। उसी तरह एक ग्रेनुलोसाइट में क्या होता है मेरे दोस्त, इसमें इधर 3 होगा, इधर 2 ही होता है। वो कौन कौन, एक मोनोसाइट, और दूसरा कौन होता है मेरे दोस्त, दूसरा कौन होता है, लिम्फोसाइट। दूसरा कौन होता है, लिम्फोसाइट, ठीक है मेरे दोस्त, इतना क्लियर है। अब जरा हम एक चीज बात करते हैं कि आखिर ये हमारे बॉडी में न्यूट्रोफिल्स कितना होता है। ये हमारे बॉडी में न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होता है, अगर कोई WBC के अंदर जो आता है वो कौन होता है, सबसे ज्यादा यही होता है। वो भी कितना परसेंट होता है जानते हैं, 60 to 65%। WBC में सबसे ज्यादा अगर कोई बात पूछे, न्यूट्रोफिल 60 to 65% होता है। और इसका काम क्या है वो भी हम जिक्र करेंगे अभी। इयोसिनोफिल अगर होता है तो ये कितना होता है, 2 to 3% होता है इयोसिनोफिल। और बेसोफिल जो होता है ये 0.2 to 1% होता है। ये WBC के अंदर में पूरा ब्लड में अगर न्यूट्रोफिल अगर देखा जाए, WBC में न्यूट्रोफिल कितना होता है, 60 to 65%। इयोसिनोफिल जो है 2 to 3%। बेसोफिल हो गया 0.5 to, ठीक है, 1%, ठीक है। उसी तरह मोनोसाइट कितना होता है मेरे दोस्त, तो मोनोसाइट जो होता है मेरे दोस्त वो कितना होता है, वो होता है 6 to 8%। और लिम्फोसाइट जो होता है ये कितना होता है, 20 से 25%, ठीक है, 20 से 25%, इतना होता है क्या, लिम्फोसाइट। अब मेरे दोस्त ये A to Z सेल का काम क्या है, हम A to Z चीज बारे अभी चर्चा करेंगे। मेरे दोस्त ये न्यूट्रोफिल क्या करता है, ये फैगोसाइटोसिस करता है। क्या करता है, फैगोसाइट करता है, फैगोसिटिक होता है, ये फैगोसिटिक नेचर होता है। फैगोसिटिक कहने का मतलब दोस्त है ये कि हमारे बॉडी में अगर ब्लड में अगर इसको फॉरेन पार्टिकल मिल गया, जैसे फॉरेन पार्टिकल मतलब पैथोजन अगर मिल गया, तो इसको फैगोसाइटोसिस मतलब इनगल्फ करके इसको क्या करेगा, किल कर देगा, मतलब खा लेगा, किल, इसको फैगोसाइटिस कहते हैं कि मुंह में खा लिया और उसको किल कर लिया। यही फैगोसाइटिक नेचर एक जगह आप पढ़ोगे टी सेल में होता है, जो कि कहाँ होता है, मैक्रोफेज में। उसका भी वही काम है कि फॉरेन पार्टिकल को अंदर ले लिया और अंदर में उसको कुचल के मार देता है। यही काम है फैगोसाइटिक जो न्यूट्रोफिल करता है, ठीक है, फैगोसाइटिक नेचर होता है इसका, ठीक है। फॉरेन पार्टिकल्स या पैथोजन को क्या करता है, किल कर देता है, खा के, मार के खा कर जाता है, ये खा के मारता है। वो कहते हैं ना अपने लोग मार के खाते हैं, नहीं, ये खा के मारता है, पहले खा लेता है इसको, मार देता है, फैगोसाइटिक इन नेचर, ठीक है। सेम एज मोनोसाइट भी वही काम करता है दोस्त, ये भी फैगोसाइटिक होता है, ये भी क्या होता है, फैगोसाइटिक होता है। दोनों न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों का काम है फैगोसाइटिक, क्योंकि सिर्फ एक सेल करेगा तो नहीं ना होगा, और सेल की जरूरत पड़ेगा। पैथोजन एक बार में कितना इंटर कर जाता है, और इंटर ही नहीं करता है साला, मल्टीप्लीकेशन भी करता है, तो उसके लिए तो और न योद्धा चाहिए उसको मारने के लिए, ठीक है, आर्मी चाहिए। तो इतना तो मेरे दोस्त क्लियर हो गया। चलिए अब मेरे दोस्त ये इयोसिनोफिल का काम क्या है, तो दोस्त ये जो क्या करता है इयोसिनोफिल, ये क्या करता है, इन्फेक्शन से बचाता है, रेसिस्ट इन्फेक्शन, ठीक है, रेसिस्ट इन्फेक्शन, और साथ में एलर्जिक रिएक्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन, रेसिस्ट इन्फेक्शन, साथ में एलर्जिक रिएक्शन में भी क्या करता है, ये एलर्जिक रिएक्शन में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है, ठीक है। अब ये बेसोफिल के बारे में हम जरा चर्चा कर ले, ये क्या करता है मेरे दोस्त, ये क्या करता है मेरे दोस्त, इन्फ्लामेशन में इसका रोल है। क्या रोल है, इन्फ्लामेशन में, इन्फ्लामेशन में रोल है। और क्या रोल है, ये क्या करता है, ये बेसोफिल सिक्रेट करता है, ये हार्मोन सिक्रेट करता है, कौन कौन सा, केमिकल्स सिक्रेट करता है, कौन कौन सा, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन,
सेरोटोनिन और साथ में हेपेरिन, हेपेरिन, ठीक है। ये कौन करता है? बेसोफिल सेक्रेट करता है, यही जो कि क्या करता है? इन्फ्लामेशन में हेल्प करता है, ठीक है। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन ऐसे भी बोल सकते हो, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में, ठीक है। इतना मेरे दोस्त क्लियर है? कहीं अगर कोई दिक्कत है तो बोलो, कहीं अगर कोई दिक्कत है तो बोलो मेरे दोस्त, बोलो 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 बोलो। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में कौन हेल्प करता है? बेसोफिल, ठीक है। अगर कोई जगह इन्फ्लामेशन हो जाता है तो वहां ये बेसोफिल आता है और सिक्रेट करता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन हार्मोन, ठीक है। अब मेरे साथ ये लिम्फोसाइट का काम क्या है मेरे दोस्त? दोस्त दोस्त दोस्त, ये लिम्फोसाइट का काम क्या है, हैं? जरा बताइएगा, ये लिम्फोसाइट का काम क्या है? तो ये हमारा इम्यूनी सिस्टम में मदद करता है, इसका रोल जो है इम्यूनी सिस्टम में इसका रोल है, ठीक है। वो क्या रोल है? तो ये भी मेरे दोस्त दो प्रकार का होता है लिम्फोसाइट, दो प्रकार का होता है लिम्फोसाइट, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट के बारे में थोड़ा बहुत जिक्र कर देते हैं हम आपको। बी लिम्फोसाइट क्या करता है दोस्त? ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडी प्रोटीन जो होता है प्रोड्यूस करता है, और ये टी लिम्फोसाइट इस बी को हेल्प करता है, क्या? तू एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर, और ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके क्या करता है? पैथोजेन को किल करता है, किल पैथोजेन। पैथोजेन किसको बोलते हैं? डिजीज कॉजिंग मैक्रोब्स को। समझ में आया किस तरह हमारा मतलब अल्टीमेट एम अगर किसी सब का है तो क्या है? पैथोजेन को किल करना। हमारे बॉडी में अगर फॉरेन पार्टिकल्स इंटर करता है तो उसका काम क्या है? उसको मारना, क्योंकि वो हमारे बॉडी के लिए क्या है? हार्मफुल है, वही डिजीज कॉज कर देता है, और फिर हम क्या हो जाते हैं? बीमार पड़ जाते हैं मेरे दोस्त। हमें बीमार नहीं पड़ना है, ठीक है। यही इम्यूनी बूस्टर, इम्यूनी सिस्टम का यही रोल है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। क्लास 12th में हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट कैसे क्या वर्क करता है, एवरीथिंग हम वहाँ देखते हैं। फिलहाल हमें इतना ही जानकारी मिल जाए तो काफ़ी है। इतना दोस्त, आज WBC के बारे में हम बात कर चुके हैं। अगर अब कुछ बचा है तो वो क्या बचा है मेरे दोस्त? एक ही चीज़ बचा है। वो क्या बचा है? जरा मैं देख लेता हूँ, कहीं कुछ छूटा तो नहीं है, कहीं कुछ छूटा तो नहीं है, हैं? जरा देख लो, कहीं कोई चीज़ छूटा तो नहीं है, कहीं कोई चीज़ छूटा तो नहीं है, है? नहीं छूटा है। चलिए आइए हम बात कर लेते हैं अब थोड़ा। तीसरा नंबर पे कौन था मेरे दोस्त? तीसरा नंबर पे कौन था? प्लेटलेट्स। तीसरा नंबर पे कौन था? प्लेटलेट्स, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट बोले थे। ये प्लेटलेट्स बहुत ही बड़ा चीज है मेरे दोस्त। दिखने में इसका नंबर जो है आरबीसी के बाद इसी का नंबर है हमारे बॉडी में, कितना है जरा बताइएगा? ये 1.5 लाख से दाएं दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1.5 लाख से दोस्त, 1.5 लाख से कितना होता है इसका नंबर? 3.5 लाख, 3.5 लाख होता है MMQ ऑफ ब्लड, ठीक है। हमारे बॉडी में आरबीसी के बाद किसी का नंबर है तो किसका है? 1.5 लाख से 3.5 लाख होता है ये नंबर में हमारे प्लेटलेट्स। आखिर ये प्लेटलेट्स क्या करता है मेरे दोस्त? इसका भी बहुत बड़ा काम है दोस्त। इसका सबसे बड़ा काम क्या है? प्लेटलेट्स के बारे में आप गौर से सुनिएगा। इसका प्लेटलेट्स के बारे में हम बहुत एक अच्छा चीज बताने वाले हैं कि आखिर ये हमारा प्लेटलेट्स कहाँ से क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। तो ये एक बात जरा गौर से देख लीजिएगा, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है जरा देखिए। ये प्रोड्यूस जो होता है आरबीसी कहाँ से? रेड बोन मैरो से। ये भी बोन मैरो से ही क्या होता है? प्रोड्यूस होता है, लेकिन स्पेशल सेल से, वहां भी स्पेशल सेल से। प्रोड्यूस कहाँ से होता है मेरे दोस्त? प्रोड्यूस फ्रॉम कहाँ से? मेगा कैरियोट्स, मेगा कैरियोसाइट, जो कि क्या है? स्पेशल सेल होता है। कहाँ? स्पेशल सेल होता है इन कहाँ? रेड बोन मैरो, इन बोन मैरो। कहाँ? बोन मैरो में एक स्पेशल सेल होता है, कौन? मेगा कैरियोसाइट, जो क्या करता है? प्लेटलेट्स प्रोड्यूस करता है। इतना मेरे दोस्त क्लियर है? अब मेरे दोस्त इसका नंबर तो हम देख चुके, इसका नंबर तो हम देख चुके कि ये कितना होता है। आखिर आप इसका काम भी देख लेते हैं कि हमारे बॉडी में ये क्या काम करता है, क्या? देख ले ना,
काम भी क्या करता है, सिर्फ नाम का तो नहीं है, काम भी देख लेते हैं। तो काम ही क्या करता है मेरे दोस्त, इसका भी बहुत बड़ा रोल है कोगुलेशन ऑफ ब्लड में, कोगुलेशन या फिर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। मतलब हमारे ब्लड को कोगुलेट और क्लॉटिंग में इसका बहुत बड़ा रोल है। क्यों, ये बहुत बड़ा। वहां तो हम देखे थे प्लाज्मा, प्लाज्मा में जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो एक करता है, क्लॉट करता है ब्लड को, लेकिन एक एक क्या, अब भाई जिसको जितना पावर होगा उतना ही ना वो काम करेगा, तो वहां पे थोड़ा बहुत वो काम करता है क्लॉटिंग में, लेकिन सबसे ज्यादा क्लॉटिंग में इसी का रोल होता है। प्लेटलेट्स का देख लो, 1.5 लाख से 3.5 लाख है इसका नंबर, तो ये क्लॉटिंग में इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर ये बॉडी से, हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स का मात्रा कम जाता है, इसके नंबर में कमी आ जाती है, गिरावट आ जाती है, तो मेरे दोस्त हमारे बॉडी से ब्लड अपने आप क्या होता है, क्या होता है, हमारा लॉस होने लगता है, वो भी एक्सेसिव लॉस। जैसे एक बीमारी की मैं बात करता हूँ, डेंगू। यस मेरे दोस्त, उस डेंगू में क्या होता है, उस डेंगू में कुछ खास ऐसा कुछ होता नहीं, फिर भी हम बीमार पड़ जाते हैं, वो भारी मात्रा में बीमार पड़ जाते हैं, और यही बाद में यही चीज एक बहुत भयंकर रूप ले लेती है। कैसे, जरा गौर से देखिएगा। डेंगू में क्या होता है मेरे दोस्त, डेंगू जब होता है, मच्छर काटता है, तो क्या करता है वो डेंगू, हमारे यही प्लेटलेट सेल पे वो एक्ट करने लगता है, अच्छी जो होता है उसका प्लेटलेट सेल को एक्ट करने लगता है, जिसके वजह से हमारा प्लेटलेट्स क्या होता है, इसका नंबर कम जाता है। अब इस प्लेटलेट्स का नंबर हमारे बॉडी में कम होगा, तो ये जो काम कर रहा है उस काम पे भी असर पड़ेगा। तो इसका काम है क्या, ब्लड को कोगुलेट करना या क्लॉट करके रखना। अगर इसका नंबर कम ज्यादा तो फिर क्या होगा, हमारे बॉडी से क्या होगा मेरे दोस्त, हमारे बॉडी से क्या होगा, ब्लीडिंग स्टार्ट होने लगेगी। जैसे अगर वो सीरियस कंडीशन जब डेंगू का आता है मेरे दोस्त, तो नाक से ब्लीडिंग स्टार्ट होने लगेगी आपको अपने आप। इस तरह से प्लेटलेट्स का जो कमी हो जाता है तो कोगुलेशन पावर खत्म हो जाता है, तो नाक से ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा आपको। इस तरह से आपका क्या हो गया, बॉडी से क्या हो गया, ब्लीडिंग, मतलब ब्लड का लॉस होने लगा। ठीक है, तो इसीलिए हम एक तरह से इसको बोलेंगे डिक्रीज इन नंबर, डिक्रीज इन नंबर। जरूरी नहीं है कि ये डेंगू केस में ही हो, लेकिन डेंगू के केस में यही होता है। वैसे भी अगर इसका नंबर मान लीजिए कम हो जा रहा है किसी वजह से, कारणवश से, तो क्या होगा, कोगुलेशन ऑफ ब्लड में ब्लड कोगुलेट नहीं करेगा, जो उसका कोगुलेशन पावर है वो खत्म हो जाएगा, और जो ब्लड अगर बह रहा है, कहीं कट भी अगर लग जाए तो बहता ही रहेगा, बंद नहीं होगा फिर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन नंबर कॉजेज, क्या करता है वो, क्या कारण बनेगा, एक्सेसिव, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। ठीक है, हमारे बॉडी से क्या हो जाएगा, एक्सेसिव लॉस हो जाएगा, किसका, ब्लड का, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम जब हमारे शरीर में खून नहीं रहेगा तो फिर हम कोई जो काम के रहेंगे, फिर तो हमको वही बोतल का बोतल खून चढ़ाना पड़ जाएगा। तो ऊपर वाले से शुक्र मनाते रहो कि जो भी भगवान चीज दिए हैं सबको सही सलामत रहे और सही सलामत काम करे। ठीक है, बस ऊपर वाले से और ज्यादा कुछ मत चाहो। सामान रहेगा सब सामान ला लेगा, सामान नहीं रहेगा तो क्या ही करेगा, किसी जो रखा नहीं रहोगे तो। इसीलिए मेरे दोस्त, ऊपर वाले का जो भी चीज दिया हुआ है अपने आप में बहुत ही बेमिसाल दिया हुआ है, इस चीज की कदर करो और एंजॉय करो। ठीक है मेरे दोस्त, तो आज के लिए इतना है। ए टू जेड चीज मैंने आपको बता दिया है, ए टू जेड चीज हमारे ब्लड के बारे में आपको जो जानकारी, जनरल जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं और उस ब्लड टेस्ट में आप देखे हुएगा या कभी कराए होंगे या किसी के रिपोर्ट में आप देखिएगा जरूर कि उसमें यही सब न्यूट्रोफिल दिया रहेगा, इओसिनोफिल के बारे में कि ये कितना परसेंट होना चाहिए, इतना परसेंट होना चाहिए, और आपके बॉडी में कितना परसेंट है वो भी आपको दिखा देगा। ब्लड टेस्ट हम जब कराते हैं तो यही सब दिखता है कि कौन चीज कितना बॉडी में, हमारे बॉडी में है। प्लेटलेट्स, जब डेंगू होता है तो प्लेटलेट्स जांच कराते हैं, देखते हैं कि उसका नंबर कितना कम है। अगर 2 लाख है तो ठीक है, जबकि 1.5 लाख होना चाहिए, 1.5 लाख से 3.5 लाख होना चाहिए। अगर 2 लाख है तो सही, अगर 1 लाख हो गया तो प्लेटलेट्स कम गया, इसका मतलब प्लेटलेट्स बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। बॉडी में प्लेटलेट्स बढ़ेगा, कोगुलेशन पावर ब्लड का बढ़ेगा, और ये हमारे बॉडी से ब्लड का क्या हो जाएगा, एक्सेसिव लॉस बंद हो जाएगा। ठीक है,
बस इसी तरह से आप एक टू जेड चीज देखिएगा। रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट भी जो कंप्लीट ब्लड टेस्ट जो हम करते हैं उसमें ए टू जेड चीज यही सब चीजें लिखा रहता है। ए टू जेड चीज, थ्रोम्बोसाइट, लिम्फोसाइट, एवरीथिंग वो परसेंटेज में ही दिखा रहता है। और उससे आप अनुमान लगा लीजिएगा कि आपका बॉडी में कौन चीज जितना होना चाहिए क्या उतना है। न्यूट्रोफिल 60 to 65% होना चाहिए कि आपके बॉडी में उतना है। अगर है तो बल्ले बल्ले, नहीं है तो ऐसा काम कीजिए, मतलब वो न्यूट्रिएंट लीजिए, खाइए, उसका नंबर बढ़ाइए, और क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि खून में आयरन की कमी होता है तो हम क्या करते हैं, आयरन कंटेनिंग सिरप लेते हैं, जैसे कि चेरी हुआ और अदर और अथी हुआ है, 10 ऐसे करके हम वो पीते हैं आयरन कंटेनिंग, ताकि हमारे बॉडी में क्या हो, खून बढ़े। और खून कैसे बढ़ेगा, वो खून एक्चुअली हम हीमोग्लोबिन बढ़ा रहे होते हैं। और हमारे बॉडी में जितना हीमोग्लोबिन बढ़ेगा वो अच्छा, उतना अच्छा से क्या करेगा, रिस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज करेगा, O2 CO2 आएगा, हमारा बॉडी हेल्दी फील करेगा। ठीक है, ओके, क्योंकि सब काम होता है वही O2 CO2, जानते ही हैं, सब काम ए टू जेड काम होता है। तो चलिए मेरे दोस्त, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू। और मेरे दोस्त एक बात, अगर अच्छा कंटेंट लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें साथ में कि आपको कैसा कंटेंट लगा, और साथ में शेयर भी करें अपने दोस्तों के पास। कम से कम इतना जानकारी तो हम हर किसी के पास होना चाहिए, चाहे वो नीट का विद्यार्थी हो, चाहे वो जनरल आदमी हो, हर किसी के लिए, चाहे वो नॉन मेडिको, सबके लिए ये चीज जानकारी इतना तो होना चाहिए कि आखिर हमारे ब्लड में क्या चीज प्रेजेंट होता है। क्योंकि हम सभी लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं, लेकिन जो आदमी बायोलॉजी का स्टूडेंट होता है वो तो जान जाता था, अच्छा ल्यूकोसाइट, ओहो थ्रोम्बोसाइट, ये तो जान गए, नॉन मेडिको तो नहीं जानता है, लेकिन जानकारी तो होना जरूरी है। इसीलिए सब लोग इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके, थैंक यू।